नमस्कार, हिम एक्सप्रेस के खास कार्यक्रम एक्सप्रेस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीक्षा वर्मा। सबसे पहले नजर डालते हैं हिमाचल की कुछ खबरों पर। कोरोना संकट की मार हिमाचल के पर्यटन कारोबार पर भारी पड़ने लगी है। लगातार दूसरे वर्ष भी देवभूमि हिमाचल में पर्यटन कारोबार शून्य ही रहने के आसार बन गए हैं। समर सीजन शुरू होते ही प्रदेश सरकार ने यहां आने वाले दूसरे राज्यों के लिए बंदिशें लगा दी हैं। बीते वर्ष लॉकडाउन और कड़ी शर्तों के चलते पर्यटन कारोबारियों को करीब 10,000 करोड़ की राशि का नुकसान हुआ है। अब RT-PCR रिपोर्ट आने की शर्त से सैलानियों ने हिमाचल में कम ही आने के आसार लग रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के विभिन्न जिलों में मॉडल कृषि फार्म विकसित होंगे। प्रदेश के जनजातीय जिला लाहौल स्पीति में मटर के उन्नत किस्म के बीज का फार्म विकसित किया जा रहा है ताकि वहां के हजारों किसानों को मटर की पैदावार करने में मदद की जा सके। केंद्र सरकार के पास करीब 11 करोड़ का प्रोजेक्ट तैयार करके मंजूरी को भेजा गया है ताकि प्रदेश में किसानों को आधुनिक फार्म में आधुनिक कृषि तकनीक देने के साथ नवीन कृषि जानकारी प्रदान की जा सके। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स कोठीपुरा में मई के अंत तक OPD शुरू होने की संभावना है। इससे पहले एम्स प्रबंधन ने जनवरी के अंत तक इसे शुरू करने का दावा किया था, लेकिन पहले कोरोना महामारी के चलते लागू लॉकडाउन और फिर किसान आंदोलन के कारण इसे शुरू करने में देरी हो गई थी। अब एम्स प्रबंधन और प्रदेश सरकार का दावा है कि मई के अंत तक इसे शुरू कर दिया जाएगा ताकि कोरोना काल में प्रदेश के लोगों को इसका लाभ मिल सके। जिला कांगड़ा में कोरोना को लेकर लगातार बिगड़ रहे हालात के बीच मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सोमवार को एक दिवसीय जिला कांगड़ा दौरे पर पहुंचे। अपने एक दिवसीय दौरे के दौरान वे गग्गल के एक अस्पताल का दौरा करेंगे और डॉक्टर राजीव गांधी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज पपरोला का दौरा भी करेंगे। इसके अलावा धर्मशाला में अधिकारियों के साथ बैठक कर कांगड़ा के हालात को लेकर समीक्षा करेंगे। CM जयराम ठाकुर गग्गल में बने सिटी मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल का दौरा भी करेंगे। नालागढ़ उपमंडल के चौंकीवाला में एक उद्योग के MPM मल्टी पॉइंट मिक्सचर में अचानक लगी आग से 25 लाख रुपए का नुकसान हो गया है। अज्ञात कारणों से शनिवार रात लगी आग की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड नालागढ़ की टीम मौके पर पहुंची और उद्योग के कर्मचारी स्वयं भी आग बुझाने में जुटे हुए थे। करीब 1.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया और करीब 2 करोड़ की संपत्ति को जलने से बचा लिया गया। जानकारी के अनुसार नालागढ़ भरतगढ़ मार्ग पर चौंकीवाला स्थित एक टेक्सटाइल उद्योग में शनिवार रात 12 बजे अचानक धमाके की आवाज आई थी। राज्य में बेमौसमी बर्फबारी, ओलावृष्टि और भारी बारिश के कारण फसलों और फलों को हुए भारी नुकसान के आकलन के लिए सरकार ने उपायुक्तों को मूल्यांकन करने को कहा है। सरकार ने सभी जिलाधीशों से इस पर रिपोर्ट मांगी है। रविवार को यहां समीक्षा के लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई। मुख्यमंत्री ने राज्य के उपायुक्तों को निर्देश दिए कि वे अपने अपने जिला में फसलों के हुए नुकसान का मूल्यांकन करें ताकि राहत प्राप्त करने के लिए नुकसान की रिपोर्ट केंद्र को भेजी जा सके। अब बात करते हैं देश से संबंधित कुछ खबरों की। कर्नाटक सरकार ने राज्य में 14 दिनों का लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है। इस दौरान सिर्फ जरूरी सेवाओं को ही अनुमति मिलेगी। रविवार को कर्नाटक में 34,804 नए कोरोना केस मिले थे, जो अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। इसके अलावा राज्य में 134 लोगों की मौत भी हुई है। ये लॉकडाउन मंगलवार को रात 9 बजे से लागू होगा। कर्नाटक के CM BS येदियुरप्पा ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान जरूरी सामान बेचने वाली दुकानें सुबह 6 बजे से 10 बजे तक खुली रहेंगी। पश्चिम बंगाल में आज 7वें चरण का मतदान जारी है। इससे पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने लोगों से वोट करने की अपील की है। ममता बनर्जी ने कहा कि जनता कोरोना की चिंता नहीं करे, अधिक से अधिक संख्या में मतदान केंद्रों तक पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग करे। मुख्य सचिव को कोरोना मरीजों के लिए अलग से व्यवस्था करने को कहा गया है। ममता ने प्रदेश की जनता से कहा, मैं आपकी पहरेदार हूँ। देश भर में कोरोना टीकाकरण अभियान का तीसरा चरण 1 मई से शुरू हो जाएगा। इसके तहत 18 साल से ऊपर के सभी लोग कोरोना का टीका लगवाने के लिए पात्र हो जाएंगे। हालांकि केंद्र सरकार ने तीसरे चरण में नए सिरे से टीकाकरण पर जोर देते हुए राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कुछ नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। नए निर्देश के तहत कहा गया है कि 1 मई से शुरू होने वाले टीकाकरण के लिए ऑनलाइन पंजीकरण ही मान्य होगा। इसके अलावा सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को
अभी से टीकाकरण केंद्रों के रूप में अस्पताल निर्धारित करने को कहा गया है। कश्मीर विश्वविद्यालय ने कोविड-19 मामलों में बढ़ोतरी के कारण ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन परीक्षाओं को स्थगित कर दिया है। केंद्र शासित प्रदेश में कश्मीर विश्वविद्यालय द्वारा फिलहाल सभी स्नातक और स्नातकोत्तर स्तरीय कक्षाओं की परीक्षाओं को टाल दिया गया है। सत्र 2020 से 21 की परीक्षाएं आयोजित करने के लिए संशोधित तारीख कोरोना संक्रमण की स्थिति स्थिर होने के बाद ही घोषित की जाएगी। फिलहाल 28 अप्रैल 2021 तक कश्मीर विश्वविद्यालय बंद रहेगा। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर से हाहाकार मचा हुआ है। मद्रास हाईकोर्ट ने सोमवार को संक्रमण के प्रसार के लिए चुनाव आयोग को जिम्मेदार ठहराते हुए जमकर फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा, कोरोना की दूसरी लहर के लिए किसी एक को जिम्मेदार ठहराना हो तो अकेले चुनाव आयोग जिम्मेदार है। कोर्ट ने कहा कि ये जानते हुए भी कि कोरोना का खतरा टला नहीं है, बावजूद इसके चुनावी रैलियों पर रोक नहीं लगाई गई। इसके लिए चुनाव आयोग के अधिकारियों पर हत्या का मामला चलाया जाना चाहिए। साथ ही आयोग से कहा कि 2 मई की तैयारियां पहले से बता दें, वरना मतगणना रोक दी जाएगी। अब बात करते हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। भारत को लेकर चीन का दोहरा रवैया एक बार फिर उजागर हुआ है। एक तरफ तो ये कोरोना वायरस महामारी से लड़ने में मदद की पेशकश कर रहा है, दूसरी तरफ इसने चिकित्सा आपूर्ति की राह में रोड़ा भी अटका दिया है। चीन की सरकारी विमान कंपनी सिचुआन एयरलाइंस ने अगले 15 दिनों की खातिर भारत के लिए अपने मालवाहक विमानों की उड़ानें निलंबित कर दी हैं। इससे चीन से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और अन्य मेडिकल सामान भेजने के निजी कारोबारियों के प्रयास में बाधा उत्पन्न होगी। अमेरिका के बाद भारत को मदद देने की कतार में ऑस्ट्रेलिया भी शामिल हो गया है। कोरोना वायरस महामारी से जूझ रहे देश को ऑस्ट्रेलिया ऑक्सीजन, वेंटिलेटर व पीपीआई के खेप के जरिए सहायता भेजेगा। स्वास्थ्य मंत्री ग्रेग हंट ने सोमवार को ये बात कही। कोरोना का प्रकोप झेल रहे भारत में अब जल्द ही राहत की शुरुआत हो सकेगी। पुलवामा हमले के बाद से ही भारत और पाकिस्तान के बीच औपचारिक वार्ताएं बंद हैं। भारत स्पष्ट कर चुका है कि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा देता रहेगा, उससे बातचीत संभव नहीं है। अभी तक पाकिस्तान भी वार्ता के खिलाफ ही बयान देता रहा है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान ने अचानक अपनी रणनीति इस तरह बदली है कि हमेशा युद्ध की धमकी देने वाले देश ने अब भारत के साथ वार्ता की पैरवी करनी शुरू कर दी है। अब पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने कहा है कि उनका देश भारत से बातचीत के जरिए मतभेदों को दूर करने के लिए तैयार है। तो ये थी दिन भर की कुछ अपडेट्स। ऐसी और न्यूज़ और अपडेट्स के साथ जुड़े रहने के लिए हिम एक्सप्रेस के फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें। धन्यवाद। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।